उन लोगों ने हमले करवाए, मेरे पे जानलेवा हमले करवाए। मैं उस टाइम बच गया, 2 दोस्त मेरे ऑन स्पॉट मर गए थे। तो आरोप लगाते हैं कि ज़हीर फारूक हिस्ट्री शीटर। देखिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो ही पुरकाजी की बर्बादी के जिम्मेदार है। वो परिवार ही पुरकाजी की सियासत का फिरौन और नमरूद परिवार है। जब इस देश के अंदर सरदार भगत सिंह के नाम पे किताबें पढ़ाई जा रही हैं, सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं और उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया कि लाल किले के ऊपर हम कब तक ध्वजारोहण करें। लाल किले के ऊपर, लाल किला तो मुगलों ने बनाया था, मुगलों ने हिंदुस्तान को गुलाम रखा था। लाल किला तो गुलामी क्या पड़ती, उस पर ध्वजारोहण करना क्या मतलब बनना है। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, जमीन आप स्कूल में दे रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 साल में भी आप ही चेयरमैन रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ की चीजें बदल जाएं? अच्छा, जब जनता की सेवा, जनता की आवाज बुलंद की जा रही थी, किसान यूनियन में आप थे, तो वो चीज तब भी हो रही थी, फिर चुनाव की क्या आवश्यकता पड़ गई? एक बार फिर स्वागत आपका बात बिंदास में। और हर एक दिन, हर एक पॉडकास्ट में मेरी कोशिश रहती है कुछ नए चेहरे लेके आने की, और कुछ ऐसे भी चेहरे जो अपने काम से भी जाने जाते हैं, नाम से भी जाने जाते हैं। और जब कोई इंसान कुछ ठान लेता है और लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, तो फिर उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा चेहरा है हमारे साथ आज मेहमान हमारे, जिन्होंने एक वकील के रूप में भी भूमिका निभाई, किसान यूनियन के कार्यकर्ता रहे, और जब आगे बढ़ते रहे तो एक वक्त ऐसा आया कि नगर पंचायत के एक चेयरमैन बन गए, और उस नगर पंचायत को इस तरीके का नगर पंचायत बना दिया जिसे हिंदुस्तान में सबसे अलग, सबसे ऊपर कुछ इस तरह के काम उसके अंदर हुए हैं। हाईटेक नगर पंचायत के रूप में वो जानी जाती है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा हमारे बीच आए ज़हीर फारूकी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया गौड़ साहब, बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं यही शुरू करूंगा कि आखिरकार एक अधिवक्ता के रूप में आपने काम किया, 2012 तक आपने प्रैक्टिस की, तो कहाँ से शुरुआत हुई चीजों की और कहाँ से शिक्षा आपने हासिल की? देखिए, मेरे फादर कृषि विभाग में थे, तो स्कूलिंग तो मेरी मथुरा जनपद में हुई और उसके बाद में 10th मैंने पुरकाई से की, 12th रुड़की बीएसएम कॉलेज से करी और ग्रेजुएशन और एलएलबी मेरी हुई मेरठ यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में करीब 2004 से भी पहले से हम लोगों की, जनता के कामों के लिए संघर्ष करते थे, जनहित के कामों के लिए धरना प्रदर्शन ये लोग करते रहते थे। तो होते होते ये नौबत आ गई कि लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया कि जनता का दबाव था कि चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ना पड़ गया और फिर जनता ने दुआओं से नवाज दिया, जीत गए। जीत गए तो जिसकी शुरुआत स्कूल कॉलेजेस में आप रहे, मैं सबसे पहले तो स्कूल से ही मैं शुरू करूंगा। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो मार भी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो जब स्कूलिंग आप कर रहे थे, कुछ इस तरीके का मोमेंट, एक ऐसा पॉइंट रहा हो कि बड़ा यादगार रहा कि तब मैं पढ़ता था? क्योंकि कहते हैं कि उस्ताद जब किसी को तराशता है तो उस पर निखार जो है वो अलग आता है, वो अलग कुछ करता है। देखिए, माँ बाप और उस्तादों की पिटाई से मुकद्दर संवरते हैं। मेरे माँ ने तो खैर मुझे कभी पिटाई नहीं करी, मेरे पापा ने खूब पिटाई करी, बड़े भाई ने पिटाई करी और उस्तादों ने भी खूब पिटाई करी। और उस पिटाई का मुझे बहुत लाभ मिला पूरे जीवन में। मैं आज भी जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया है, जो मेरे अध्यापक थे, उन्हें देख के आज भी सड़क छोड़ देता हूँ, दूसरी साइड हो जाता हूँ और उनके सामने अदब से सिर झुका लेता हूँ कि मेरे गुरु आ रहे हैं। और बहुत जरूरी है ये जो आज के टाइम पे स्कूलों के अंदर बैन हो गया कि बच्चे को गलती भी करेगा जब भी नहीं पिटाई कर सकते हैं। इससे बच्चों के जीवन अच्छा नहीं, सुधर नहीं रहा, इससे बिगड़ ही रहा है। माँ बाप और शिक्षकों की पिटाई से मुकद्दर संवरते अच्छा, स्कूलिंग इंटर आपकी बाहर से हुई, डीएवी से आपने एलएलबी किया? हैं। 1 साल डीएवी से था, फिर उसके बाद में मेरठ पहुंच गए थे, अच्छा, मेरठ यहाँ करा से लिया, ट्रांसफर, ट्रांसफर मेरठ करा लिया था। क्या वजह रही थी डीएवी से मेरठ जाने की? बस कुछ मुझे कोई खास नहीं लग रहा था, हाँ मेरठ सही था मेरे लिए। अच्छा, मेरठ अच्छा था। अच्छा, नगर पंचायत की अगर मैं बात करूं, चलिएगा सफर, क्योंकि स्टूडेंट वाली तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं तो जी। आपसे यही पूछना चाहूंगा। आप किसान, एक अधिवक्ता के रूप में था, आप किसान यूनियन में आ जाते हैं, क्या वजह थी उस वक्त की, या लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था कि राजनीति में कदम रखना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं असल में, मेरी पृष्ठभूमि, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरे फादर एग्रीकल्चर में थे, लेकिन घर से जमींदार से जुड़ा हुआ था। मेरे पारियों में जो जो पैतृक हमारे यहाँ आज भी खेती है और
मेरे बाप दादाओं के परदादाओं के नाम से शुरू से जमीन जायदाद है, और आज भी हमारे यहाँ खेती किसानी होती है। तो वो तो हमारे बैकग्राउंड में है ही, वो तो हमारे समझो जीन्स में है किसान। तो किसान यूनियन ज्वाइन करना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी, क्योंकि राजबहाव में पानी ना आना, खसरा खतौनी की नकल मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, और किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियां होती थी पहले। अब तो थोड़ा कम हो गई है आज भी किसानों को बहुत परेशानी, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। तो और बहुत जीवन में संघर्ष थे, गैस एजेंसी में उस टाइम तो कनेक्शन ही नहीं हुआ करते थे। पुरगाजी के अंदर 20-22 साल से रोडवेज बस स्टैंड बंद पड़ा था। तो इन सब चीजों के लिए संघर्ष करा, तो संघर्ष के लिए मैं चौधरी राकेश टिकैत जी से मिला। उन्होंने मेरा हाथ थामा। किसान यूनियन के बैनर पे मैंने बड़े अच्छे अच्छे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किए, और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने 23 मार्च, हर साल जो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, तो पुरकाजी के अंदर हजारों हजारों देशभक्तों की भीड़ के कार्यक्रम किए हैं 23 मार्च को मैंने। और उसके अंदर श्री सरदार भगत सिंह जी के भतीजे भी आए, वीर अब्दुल हमीद साहब के पोते आए, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए। और मैंने अपने पुरकाजी की आवाम को हमेशा देशभक्ति के कार्यक्रमों से जोड़ के रखा। और इसी यही वजह है कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में पुरकाजी जैसा ध्वजारोहण यात्रा कहीं नहीं निकलती। हम हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी को पुरकाजी के हजारों लोग हाथों में झंडा लेंगे, तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोग सूलीवाला बाग पर जाते हैं, और वहां 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जितने भी शहीद हुए, उन सब शहीदों को वहां पे सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। अच्छा, जब जनता की सेवा, जनता की आवाज बुलंद की जा रही थी, किसान यूनियन में आप थे, तो वो चीज तब भी हो रही थी, फिर चुनाव की क्या आवश्यकता पड़ गई कि चुनाव लड़ना चाहिए? असल में पुरकाजी में आजादी के बाद से ही एक छत्र राज एक ही परिवार का रहा है। वो लोग पुरकाजी की राजनीति में चेयरमैन लगातार रहे, आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ एक योजना किसी और के पास गई थी, और क्षेत्र से विधायक भी हुए हैं, मुजफ्फरनगर में रहे, सांसद भी रहे, गृह मंत्री भी रहे। लेकिन मेरे पुरकाजी के अंदर आज तक 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है। तो फिर दोबारा से उन्हें चेयरमैन बना के क्या करना था? फिर वही बदहाली स्थिति रहनी थी। तो अगर मुझे पुरकाजी में व्यवस्थाओं को बदलना था, तो सबसे पहले तो व्यवस्थापक को बदलना था, क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं था, घर बैठ के चलानी थी नगर पंचायत। तो मुझे वो सिस्टम ही बदलना था, जब जाके रूट लेवल पे, जमीनी लेवल पे काम बदलने थे। जमीनी लेवल पे काम बदलने थे। आप जब चुनाव लड़ते हैं, आप चेयरमैन बन जाते हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ा जा सकता था? असल में पुरकाजी मेरा घर है, और जो काम मैंने जनता के लिए करे हैं, मुझे उसी के लिए तो जाना है। तो मैं उसके लिए भी किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लूं, तो ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने घर के अंदर अपनी इम्तिहान दे रहा हूँ, अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ, और उसके लिए राजनीतिक पार्टियों के सहारे लूंगा। मैं अपना आपको इतना कमजोर नहीं समझता, मैंने लोगों के बीच में काम किए हैं, उसी काम के भरोसे, और मैं लोगों का प्यार मेरे साथ बहुत है, इसीलिए जाता हूँ। और मुझे अभी तक तो किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत पुरकाजी के छोटे चुनाव में तो है नहीं, तो हमारे घर का चुनाव है। अगर इसमें भी हमने राजनीतिक पार्टी पकड़ी तो फिर क्या फायदा? जब कुछ समय पहले जब आप चुनाव चेयरमैन थे, तो कुछ आरोप भी लगाए जा रहे थे, कुछ मुकदमों का भी जिक्र चल रहा था। अगर मैं देखा जाऊं, जब मैं आपके बारे में थोड़ी चीजें डिटेल देखने की कोशिश कर रहा था, तो पुरकाजी से कांग्रेस के एक नेता हैं, जब वो अपना नामांकन करते हैं, तो वो आरोप लगाते हैं कि जहीर फारूक हिस्ट्री शीटर है। देखिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो ही पुरकाजी की बर्बादी के जिम्मेदार है। वो परिवार ही पुरकाजी की सियासत का फिरौन और नमरूद परिवार है। उन्हीं लोगों ने पुरकाजी को इस बदहाल स्थिति में ला दिया। कई कई मुकदमे हमारे खिलाफ उन्होंने झूठे लिखवाए, और वो जब झूठे मुकदमे लिखवाए, पुलिस विवेचना में वो झूठे पाए गए। उन्होंने मुकदमे लिखवाए कि जी लड़की के साथ रेप कर दिया, लड़की का अपहरण कर लिया, और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर वो सब आरोप झूठे पाए गए। उन्हीं झूठे मुकदमों के आधार पर उन्होंने पैसे ले दे के हमारी हिस्ट्री शीट खुलवा दी। हमने जब अधिकारियों से उसकी शिकायत करी, डीजीपी तक हमने पैरवी करी उसकी, तो डीजीपी साहब ने उस पर जांच बिठवाई। तो 11वें महीने में हमारी एचएस की निगरानी बंद कर दी गई। पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, उसके पैरा 226 में है कि किसी की अगर हिस्ट्री शीट खोली जाती है, चाहे वो तारांकित हो या अतारांकित हो, ए श्रेणी की हो या बी श्रेणी की हो, लगातार कम से कम 2 साल तक उसकी निगरानी होगी। लेकिन मैं पहला व्यक्ति ऐसा था उस टाइम तक कि जिसकी 11वें महीने में बंद की गई थी। मेरा यही आरोप था कि जितने मुकदमे मेरे ऊपर लिखवाए गए हैं, वो सारे उन सब में फाइनल रिपोर्ट है। जब हिस्ट्री शीट खुली तो उस टाइम कोई मुकदमा मेरे पेंडिंग नहीं था, 2-3 का ट्रायल हुआ तो कोर्ट से बरी थे।
तो क्या मतलब था? एक तरफ तो पुलिस लिख रही है कि नामजदगी झूठी पाई गई, फिर उन्हीं झूठे मुकदमे के आधार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई बनती नहीं, इसलिए वो इंस्टीट्यूट निगरानी बंद हो गई थी। वर्तमान में भी इंस्टीट्यूट की निगरानी विगरानी सब बंद अच्छा, एक वक्त था कि घर पर भी हमला हुआ, है। हम्म। क्या वजह रही वजह थी थी हमला करने 2012 का चुनाव था, उस टाइम पे चेयरमैन का चुनाव था। और जो पुरका जी की जो ताकतें थी, जिनका एक छत्र राज रहा, जो करोड़पति अरबपति हैं, साधन संपन्न लोग हैं हर तरह से, उन लोगों को ये अखर रहा था कि एक आम आदमी जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ नहीं है और साधारण सा आदमी है, ये कहाँ हमारे सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया। इसने कितने ऐसे काम कर दिए जिससे जनता का माहौल बदलने लगा, जनता में क्रांति आ गई, लोग जागरूक हो गए। वरना बस उन्हीं चबूतरों के गुलाम थे। लेकिन उन लोगों को बताया कि नहीं, अपना काम ऐसे भी होता है। उन्हें सिखाया, लोग सीख गए। उन लोगों ने हमले करवाए, मेरे पे जानलेवा हमले करवाए। मैं उस टाइम बच गया, दो दोस्त मेरे ऑन स्पॉट मर गए थे। मुकदमा ट्रायल पे है और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय में जो दोषी थे उन सबको सजा होगी। अच्छा, जिस तरीके की जब इस तरह की सामने हमारे कोई बड़े-बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, तो इन बीच से आप किस तरह बाहर निकले? क्योंकि जब कोई चीज़ आ जाती है तो कहीं न कहीं एक इंसान डिमोटिवेशन जो होता है वो हर इंसान के सामने आता है। वहाँ से निकल कर के 2 बार दूसरी बार भी आप उरका जी के चेयरमैन बने और जिस तरीके का आप वर्क कर रहे हैं, कहाँ से इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं? क्योंकि जब कोई विज़न बनाता है तो विज़न इस तरीके का विज़न, इस तरह के आइडियोलॉजी कहाँ से आती देखिए, मेरा शुरू से विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपने पुरकाजी कस्बे की आवाम के लिए और क्षेत्र के लिए काम करना है। और उसी काम को करने से रोकने के लिए मेरे सामने तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न की गई। बचपन से ही मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूँ। जब किसी पहले मैं तोल लेता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ सही है या गलत। अपने खास दोस्तों से, अपने रहबरों से पूछ लेता हूँ कि ये बात सही है या नहीं। जब मेरे दोस्त मुझे हरी झंडी देते हैं कि नहीं काम सही है, फिर मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। फिर मैं जिद भी करता हूँ, संघर्ष करता हूँ। और उसी जिद और संघर्ष के चलते चलते मैंने काम कराए लोगों के। और विजन क्लियर था कि ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पड़ना है, ना जातियों की राजनीति में पड़ना है। अगर 22 साल पहले, 22 साल से रोडवेज बस स्टैंड बंद था और उसे शुरू कराया था, तो क्लियर विजन था कि रोडवेज बसों के अंदर, रोडवेज अड्डे के अंदर सभी जाति और सभी धर्म के सभी गांव के लोग जाएंगे, सब लाभ लेंगे उसका। गैस कनेक्शन बनवाए तो क्लियर विजन था कि सभी जाति धर्म और सभी लोगों के कनेक्शन होंगे। बिजली की समस्याएं थी तो जो बिजली अगर आएगी तो सभी लोग लाभ लेंगे। तो वो मैंने वो काम किया जिससे आम जनता को राहत मिलती है। और इसीलिए मेरे यहाँ के लोग मुझे लाइक करते हैं और सब मेरे परिवार की तरह हैं। सब लोग मेरे दुख सुख में मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि पुरकाजू में विकास के साथ-साथ हाईटेक नगर पंचायत तो बनी, कैमरा भी लगे, हर एक चीज़ लगी। ऐसा भी कहा जाता है कि पुरकाजी के चेयरमैन ने अपना घर भी हाईटेक बना दिया। हाँ, नहीं, पहले तो पुरकाजी के लिए बता दूं। पुरकाजी नगर पंचायत में जब 2017 में हमने शपथ ली चेयरमैन की, तो 2018 में सबसे 12 दिसंबर को हमने शपथ ली थी। और उसके बाद में 2018 में ही सबसे पहले हमने पूरे पुरकाजी को हाईटेक करा, उसके अंदर आईपी कैमरे लगवाए। आज वर्तमान में अगर आप जाके देखेंगे तो पुरकाजी में हर आने जाने वाले रास्ते पर नंबर प्लेट रीडर कैमरे हैं, जो आपको दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी में मिलेंगे। और आईपी कैमरे तो हमारे यहाँ करीब 200 के करीब है जो काम करते हैं गलियों में, चौराहों के अंदर। और हमारे यहाँ एक हाईटेक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, जिससे एक जगह से ही आप 34 जगह अपना संबोधन भेज सकते हैं, जनता को मैसेज दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने पुरकाजी में हर अच्छे लेडीज जिम बनाया, जेंट्स जिम बनाया। और मैंने पुरकाजी में धोबी घाट बनाया। और पुरकाजी में बहुत ऐसे काम है, सरकारी स्कूलों में फर्नीचर दिया, कंप्यूटर दिए। बहुत काम हमने पुरकाजी के लिए करा। और इस सब के लिए जनता मुझे प्रेरित करती थी, जनता मेरे साथ थी, अच्छे अच्छे अधिकारी थे, सबने सहयोग किया। रही बात घर हाईटेक बनाने की, तो मेरा घर अब से, अगर आप देखें, 50 साल पहले भी तो हमारे मोहल्ले में हमसे बड़ा घर नहीं था किसी का। करीब 1 बीघा में वो घर था और कई कई घेर थे। आज तो थोड़ा छोटा भी हो गया, बंटवारे हो गए। और जब भी घर अच्छे थे, जब भी हमारे घर को सब महल बोलते थे। आज हमारा घर है, छोटा सा है। 3 भाई हैं हम, तीनों भाई जॉइंट फैमिली है। और तीनों भाई वेल सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। तो घर बनाया तो हाईटेक तो सबको बनाना चाहिए। मैंने अपने घर पे कैमरे वाला डोर बेल लगी तो सबको हुँ। लगानी चाहिए। कोई चोर उचक्का आ गया तो कम से कम मुझे पता तो रहेगा। मैं अपने घर पे कैमरे लगाता हूँ, जब मैं पूरे पुरकाजी में कैमरे लगाता हूँ तो अपने घर पे क्यों नहीं लगाऊंगा? तो बस यही हाईटेक है, उसके अलावा कैमरे हैं। और अच्छा, क्या। जिस तरीके से आप विकास पुरकाजी नगर पंचायत में कर रहे हैं,
क्योंकि हर जगह चेयरमैन होता है, नगर पंचायत में, नगर निगम में। तो इस तरह का जो विजन्स आपका मैं देखता हूँ, वर्किंग स्टाइल अगर मैं देखा जाए, कि जब सबसे बड़ी डाक कावड़ यहाँ से निकलती है, यहाँ की अगर बात करी जाए, तो कावड़िया सबसे बड़ा मेन रास्ता यही है, लाखों कावड़िया करोड़ों के हिसाब से यहाँ से जाते हैं। तो कमिश्नर डीआईजी जो करते हैं वो रुक जहीर फारूकी के यहाँ का करते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी वहां से कर दिया आपने कि अगर कोई घटना घटती है तो कंप्लीटली सीसीटीवी के अंडर रहती है। तो ये विजन कहाँ से आई, ये सोच, क्योंकि जब कोई हम काम करते हैं, सबका काम करने का स्टाइल तरीका अलग होता है। तो अगर देखा जाए तो जहीर फारूकी का जो काम करने का स्टाइल है नगर पंचायत का, वो सबसे अलग है। वो कहाँ से आता है, क्योंकि नगर निगम यहाँ पे भी चेयरमैन है, और नगर पंचायत है वहां भी चेयरमैन है, और सबका चेयरमैन का पैसा भी आता है। तो वो सारी चीजें कहाँ से, किस तरह मैनेज करते हैं जहीर फारूकी? देखिए, सबका अपना अपना अलग सोच है, अपना अलग अलग विजन है। सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विजन के अनुसार काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पुरकाजी कस्बे के अंदर से कावड़, सबसे ज्यादा कावड़ पुरकाजी कस्बे के अंदर से आती है। कितनी, किसी ने गिनती तो करी नहीं, लाखों भी कह लो, करोड़ों भी कह लो, जितने भी चाहे उसे कह लो, आप अनलिमिटेड है, सब आते हैं। तो जब मेरा पुरकाजी है, मेरे पुरकाजी के अंदर से अलग अलग स्टेट के लोग गुजर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो और ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकूं। हमारे यहाँ से यूपी बॉर्डर करीब 3 किलोमीटर पड़ता है, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर। मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, गांव भुराहेड़ी पड़ता है वहां। बिल्कुल। लेकिन मैं भुराहेड़ी से लेके फलौदा कट तक पुरकाजी बाईपास से भी और अंदर होकर भी करीब 15 किलोमीटर की व्यवस्था नगर पंचायत पुरकाजी उस टाइम पे संभाल लेती है। वहां के कैमरों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, और जितने भी आप वहां उस टाइम पे वाटर प्रूफ टेंट देखेंगे, पुलिस वालों के लिए कैंप देखेंगे, वो सब नगर पंचायत पुरकाजी। और मेरा बिल्कुल विजन क्लियर है कि जो आदमी पुरकाजी में वो होकर गुजर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, सिर्फ पुरकाजी नहीं, क्षेत्र में, जनपद के अंदर एंटर कर रहे हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि हमसे पहले का पुरकाजी क्या था और आज का क्या है। और बिल्कुल क्लियर है कि जो कावड़िया आते हैं उसके अंदर मेरी माँ बहन भी है और भाई भी हैं। उन्हें कोई असुविधा ना हो इसलिए जगह जगह हमारे यहाँ से कैंप भी लगाए जाते हैं। और पुरकाजी एक पहला कस्बा आपको मिलेगा जहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए स्नान घर बनवाए गए थे, महिला कावड़ियों के लिए। कहीं से कहीं तक, हरिद्वार से लेकर आप यहाँ तक कहीं नहीं दिखा सकते कि सिर्फ महिला कावड़ियों के लिए स्नान घर बनाए गए। उसमें भी मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था कि आप पुरुष हैं, आप कहीं भी खड़े होकर नहा सकते हैं पाइप के नीचे, लेकिन जो महिला हमारी माँ बहनें आती हैं वो कैसे व्यवहारिक नहीं है खड़े होकर इस तरह से नहाना। तो मैंने उन सब लोगों के लिए वहाँ पुरकाजी आउटर पे बाथरूम बनवाए, आज भी हैं, टॉयलेट बाथरूम बनवाए, उनमें महिला कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है, और सिर्फ वो कावड़ के टाइम पे ही उन्हें हम एक्टिव एक्टिव करते हैं। करते हैं। अच्छा, तो तो सब सिर्फ यही था कि काम करना है, और वो सभी के लिए करना है, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। इस योजना के अंतर्गत जो योजना चल रही है, इसमें क्या बड़ा पुरकाजी के लिए करने वाले हैं कुछ अलग? क्योंकि अगर देखा जाए तो करीब करीब मैं भी देखता हूँ, पार्क आपने वहां पे बनवा दिया, जिम बनवा दिया, वहां पर जो गौशाला है वो आपने वहां बनवा दिया, और यहाँ तक कि एक चीज और मैं देख रहा था, जो हाईटेक है, भारत की पहली नगर पंचायत ऐसी है जहाँ पर बॉडी रखने के लिए वो डेड आपने बॉडी फ्रीजर। डेड डेड बॉडी फ्रीजर आपने वहां पे। तो आपका क्या है इस बार, पुरकाजी को क्या मिलने वाला है? अभी आप जिक्र कर रहे थे स्कूल कॉलेज आज तक नहीं मिला पुरकाजी को। हाँ, मेरे लिए फिलहाल तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं अपने पुरकाजी को कॉलेज दे सकूं, और कॉलेज में भी पहले इंटर कॉलेज दे सकूं। क्योंकि पुरकाजी के अंदर खुद 8वीं से ऊपर का कोई 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है, और प्राइवेट स्कूल हैं एक दो इंटर तक के, उनमें फीस ज्यादा है, गरीब बच्चे 8वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और माँ बाप गरीब है तो फीस वहन नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों की। पुरकाजी आउटर पे जीआईसी है, वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ग्राम पंचायत लखनौती में आता है, लेकिन उसे भी हम लोगों ने सहयोग करके शुरू करवाया था। और उसमें करीब 350 बच्चों को हम लोगों ने फर्नीचर दिया, कंप्यूटर दिए, और वर्तमान में भी उस पूरे कॉलेज के अंदर हम कैमरे लगवाने के लिए जा रहे हैं, ताकि बच्चों के 10वीं के बोर्ड के, इंटर के वहीं पे सेंटर लग सकता हो। उसके अलावा जो मेरा मेन सबसे बड़ा जो लक्ष्य है जीवन का, वो है सूलीवाला बाग को शहीद स्थल बनाना। शहीद स्मारक तो हमने बना दिया उसे, लेकिन शहीद स्थल बनवाने के लिए सरकार से घोषणा करानी है। हम हर बार 15 अगस्त, 26 जनवरी को हजारों देशभक्त लोग सूलीवाला बाग तक जाते हैं, और सरकार के नाम, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हैं, जिसमें ये मांग रखते हैं कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें यहाँ पे कुर्बान की है, इस जगह को शहीद स्थल बनाया जाए। मेरा
इस बार जो लक्ष्य है उसके अंदर ये है तो पुरकाजी के अंदर लाइब्रेरी हो, जिसके अंदर मेरे पुरकाजी के जो छात्र छात्राएं हैं जिनके घरों में जगह नहीं है, जो अकेले में बैठ के स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं इस तरह का माहौल दे सकूं कि उन्हें फ्री वाईफाई की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, और उन्हें कुछ बुक्स वगैरह भी उपलब्ध करा सकता हूँ तो वो कराऊंगा, ताकि वो अपने कैरियर पे फोकस कर सके। क्योंकि अभी ऐसे बहुत से परिवार हमारे यहाँ हैं जहाँ लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके घरों में इतनी जगह नहीं है, तो वो बेचारी परेशान रहती है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा अपने इलाके के लिए। और मुझे अपने यहाँ सड़कें, नाली नाले ये तो सभी बनाते हैं, मेरे यहाँ भी लगातार काम चल रहा है। मुझे अपने यहाँ के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं टॉप करनी है, उस पे मैं लगा हुआ हूँ लगातार। फर्नीचर वर्नीचर जो हमने दिया वो शायद प्राइवेट स्कूलों में भी उस लेवल का, उस तरह का इतना अच्छा फर्नीचर ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को कहीं से भी ये ना लगे कि हम गरीब हैं या हमें सुविधाओं की कमी है। नगर पंचायत हर संभव सुविधा देगी। और महिलाओं का जिम बनाया, जेंट्स का जिम बनाया। अब मैं ओपन जिम बनाने के लिए जाऊंगा पुरकाजी में, जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं जहाँ सुबह शाम हमारे यहाँ जेंट्स और लेडीज मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, तो उनके लिए मैं ओपन जिम दूंगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि भाजपा की सरकार है और मुस्लिमों के अंदर एक डर है, इस तरीके का भ्रम भी रहा है कि भाई भाजपा की सरकार है, तो उसके दौरान भी पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूकी किस तरह विकास में क्या सहयोग मिल रहा है सरकार का, विकास को कंटिन्यू लगातार वहां पे विकास कार्य हो रहा देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ और ओरिजिनल वाला हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल क्लियर है, झूठ बोल नहीं सकता, सच ही बोलूंगा। सरकार योजनाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती। पुरकाजी के अंदर करीब 1500 सरकारी मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उन 1500 में कम से कम एक, अगर 1500 है तो 1000 मकान मुस्लिम समाज के हैं। राशन कार्ड पुरकाजी के अंदर फिलहाल ऐसे होंगे 5000 से ऊपर, उनके अंदर 4000 के करीब जो है मुसलमानों के राशन कार्ड होंगे। तो धरातल पे जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, वो सब सही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई अधिकारी भेदभाव करता ही नहीं। मेरे सामने तो आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। ये राजनीति जो ऊपर लेवल की है, सरकार बनाने तक की राजनीति में कोई बयान दे दिया तो वोट बढ़ गई, कोई बयान दे दिया तो वोट घट गई, वो बयानबाजी तक होगा, लेकिन धरातल पे इस तरह की कोई बात नहीं है। मुझे तो सभी ने सहयोग करा, और मुझे तो सारे भाजपा वाले सहयोग करते हैं पुरका जी के अंदर विकास कार्यों। है। अच्छा, इसी बीच जब कावड़ चल रही थी तो एक नाम लगाओ कार्यक्रम शुरू हुआ था, जगह जगह ये कहा गया था कि होटलों के बाहर नाम दिखाओ, नाम देख करके सामान लो। बड़ा बड़ा चर्चाओं में रहा, हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज में बड़ा चर्चाओं में मुजफ्फरनगर रहा उस दौरान, उस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि अगर देखा जाए तो फुरकाजी नगर पंचायत का चेयरमैन जहीर फारूकी है, मुसलमान है, और कावड़ यात्रियों के लिए इतनी अच्छी वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपना अपना सोचने का नजरिया है। मेरा नजरिया ये है कि जो शिव भक्त आ रहे हैं, कांवड़ लेके आ रहे हैं, वो इतनी दूर से इतनी मेहनत करके पैदल आ रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, बुरा हाल है, परेशान है। उन लोगों की जो भक्ति है उसके अंदर उनके क्राइटेरिया है कि वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे और शुद्ध खाना खाएंगे, इस तरह की काफी चीजें हैं उनकी। और अच्छा है कि वो नाम क्लियर होगा तो उससे ले लेंगे, मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं लगती। अगर मेरी कोई दुकान है, मैं लिख दूं उसमें जहीर फारूकी की है, या कुछ और नाम इंडियन रख ले, कोई ऐसा नाम रख ले जो किसी जाति धर्म से ना हो। अब अगर नाम किसी और जाति धर्म के फोटो बैनर लगा के अगर वो कर रहे, और उसको देख के कि हाँ भाई चलो हिंदू समाज का होटल है, शिव जी की मूर्ति लग रही है, और वो आके बैठते हैं, खाना खाते हैं, और हम उतना उस पे उसका ध्यान नहीं रख पाए, कहीं लहसुन डल गया, कुछ हो गया, उसके तो सारी मेहनत खराब हो गई आगे से यानी कि पीछे तक। सीधा सा है कि जो जिस तरह के लोग आते हैं उन्हें पता होना चाहिए, हाँ, इसमें क्या क्योंकि दिक्कत है? कुछ मान लो लोग हम ही हैं, हम इतिहास जाते दर्शन हैं, नहीं था, बिल्कुल। मैं मुसलमान हूँ, मैं जाता हूँ होटलों के ऊपर, मैं पूछता हूँ कि जो मीट है हलाल है या झटके का है। हम्म। अगर झटके का है तो मैं खा ही नहीं सकता, कोई मुझे सारी दुनिया की दौलत दे जब नहीं खा सकता। बिल्कुल। तो जब मैं ये कर सकता हूँ, तो अगर कोई हिंदू समाज का आ रहा है, अगर वो पूछ ले भाई होटल किसका है, और उसे क्लियर जानकारी मिल जाए, तो वो भी खा ले अपने हिसाब से, क्या दिक्कत है? जो आजादी मेरे लिए है वो उनके लिए भी है, बड़े भाई अच्छा, हैं। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, जमीन आप स्कूल में दे रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 साल में भी आप ही चेयरमैन रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वहां की चीजें बदल जाएं? देखिए, जमीन दूंगा, आरक्षण की कॉलेज बात। बनाऊंगा हम्म। मैं। अगले बार चुनाव में सीट रहे या ना रहे, ये चीजें मेरे लिए मुद्दे नहीं है, ना मेरे लिए अहमियत रखती। मुझे इंटर कॉलेज भी बनवाना है, मुझे डिग्री कॉलेज भी बनवाना है। मैं चेयरमैन रहूं या ना रहूं, सीट रहे या ना रहे, ये चीजें मेरे
जो मेरा दृष्टिकोण है, मेरा जो विजन है, उसके बीच में नहीं आ सकती। मुझे मेरे यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, और उनका प्यार ये कम है कि किसी से राजनीतिक पार्टी से फिर भी मुझे जिता देते हैं। तो मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये पद वद इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखता। पद तो एक काम करने का एक मुझे जरिया है कि ठीक है, पद है तो काम कर रहा हूँ। जब पद नहीं था, जब भी बहुत ज्यादा काम करता था। अब थोड़ा पद का सम्मान है, थोड़ा हल्का हल्का कर लें काम। जब पद नहीं था तो खूब शोर शराबा वगैरह करते थे, सड़कों पे बैठते थे। तो काम करना है, पद रहे या ना या रहे। अच्छा, अगर बात सूली वाले बाग की जाए, मैं खुद भी वहां पर घूम के आया, बड़ा अच्छा पार्क बना हुआ है वहाँ का। तो उसे लेकर के भी आप बता रहे थे, उसे कुछ अलग से और करने के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक पुरकाजी की अगर बात करें तो ऐतिहासिक पुरकाजी है, सूली वाला बाग वहां पर है, जो कि प्रोग्राम भी आप 23 मार्च में भी कराते हैं, 26 जनवरी में भी कराते हैं। देखिए, सूलीवाला बाग जो है, उसका एक अपना इतिहास है। हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग से पुराना इतिहास इतिहास है सूलीवाला बाग का। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। सूलीवाला बाग 1857 से शुरू हुआ, और 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ, उस दिन एक दिन रात पहले तक भी वहां पे सूली पे दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो वहां सैकड़ों लोगों को सूली पे चढ़ाया गया। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हो, देश को आजाद कराने में अपनी जानें न्यौछावर की हो, उन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं मिल सका। शायद आपको पता हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमें स्कूल में लिटरेचर पढ़ाया गया कि सरदार शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, अशफाक उल्लाह खां अमर रहे, राजगुरु अमर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जगह जगह आपने इनके नाम पे सड़कें, चौराहे और मूर्तियां भी देखी होंगी सरकारी बिल्कुल। जगह पे लगी। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इन लोगों को भी आज तक हिंदुस्तान के अंदर शहीद का दर्जा नहीं दिया नहीं। गया। जब इस देश के अंदर सरदार भगत सिंह के नाम पे किताबें पढ़ाई जा रही हैं, सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, और उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, तो इतना ज्यादा फर्जी काम हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में अगर हम अपने देश की उस राष्ट्रीय धरोहर को संजो के ना रख पाए हों, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी हो, उन्हें शहीद का दर्जा ना दे पाए, उनके परिवारों को सम्मान ना दे पाए हो, तो इससे बड़ी बुरी और कोई बात नहीं हो सकती। तो पुरकाजी के अंदर जो सूलीवाला बाग है, वहां पर भी सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया था, और उस जगह पर मरे हुए कुत्ते रहते थे, गंदगी रहती थी, गंदगी के ढेर पड़े थे वहां पर। और मेरा लक्ष्य यही था कि इसे यहाँ पे साफ सुथरा करके इसे शहीद स्थल बनाएंगे, और सरकार से इसे शहीद स्थल घोषित कराएंगे। और इसीलिए हजारों लोग जाते हैं वहां पे। आज साफ सुथरा है, शहीद स्मारक नगर पंचायत कुरकाजी ने बना दिया है। और सबका यही उद्देश्य है कि एक सामूहिक राष्ट्रीय गान होता है हजारों लोगों की मौजूदगी में, और वही सच्ची श्रद्धांजलि है जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग करूंगा कि लाल किले के ऊपर हम कब तक ध्वजारोहण करेंगे। लाल किले के ऊपर, लाल किला तो मुगलों ने बनाया था, मुगलों ने हिंदुस्तान को गुलाम रखा था। लाल किला तो गुलामी का प्रतीक है, उस पर ध्वजारोहण करना क्या मतलब बनना। ध्वजारोहण करना था तो उसी टाइम पे जब देश आजाद हुआ, तो राष्ट्रपति को जाना चाहिए था सूलीवाला बाग पे, और प्रधानमंत्री जाते जलियांवाला बाग पे। या हर स्टेट के अंदर जो शहीद स्थल है बड़े बड़े, वहां के चीफ मिनिस्टर को, राज्यपाल को वहां जाना चाहिए था, वहां जाके ध्वजारोहण करा करते, ताकि जनता के बीच में भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते। सब में एक मैसेज जाया करता कि अगर देश के लिए अपनी जान देंगे तो बाद में आने वाली नस्लें हमें सम्मान देंगी। और लाल किले पे ध्वजारोहण जाके करना, तो मुझे आज भी लगता है कि गुलामी का प्रतीक है लाल किला, और उस पर जाके ध्वजारोहण करने से बेहतर है कि आप अब भी पुरानी गलतियों को साफ कर लें, उन गलतियों को छोड़ दें, और शहीद स्थलों पे जाके देश का ध्वजारोहण करें। यानी कि सूली वाले बाग में जिन लोगों को सूली पे चढ़ाया गया था, उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की लड़ाई आप लड़े। उन्हें शहीद का दर्जा और सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित किया जाए। तो आज की जनरेशन के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की जो ताती है, जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि फिलहाल हमें जो हिंदुस्तान का माहौल है, उस माहौल के अंदर ही हमें एक अच्छा और अच्छा माहौल बनाना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करना है। हमेशा अपने देश को ऊपर रखना है, सर्वोपरि हमारा देश रहना चाहिए, और अपने देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा काम करना चाहिए। और हमें अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। जो लड़के, जो लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। और
हमें हर कामयाबी से पहले अपने माँ बाप का हो जाना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है तो जिंदगी में हर कामयाबी हमें मिलेगी। और अगर हमसे हमारे माँ बाप नाराज हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ पाके भी हम सब कुछ खो देंगे। और ये जो नशा है, पहले तो नशा भांग का होता था, सुल्फा कहते थे, भांग कहते थे। पता नहीं इस बार कहाँ से स्मैक चलन में आ गया। हमने तो आज तक स्मैक देखी नहीं, लेकिन पता लगता है जो उसने स्मैक पी रखी थी, स्मैक पी रखी थी। ये कोई पूरा गैंग है, कोई ग्रुप है जो युवाओं को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आसानी से स्मैक उपलब्ध होने लगी तो उनपे, उन सब ऐसे लोगों से बचना है और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है। और राजनीति अगर करनी है तो अपने क्षेत्र के अच्छे अच्छे कामों को लेके करें और एक लक्ष्य निर्धारित करें सच और झूठ के बीच में। सच बोलना है, सच करना है, तो स्थायी कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने जो विचार थे हम लोगों के साथ साझा किए, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो नगर पंचायत को लेकर के आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए मैं आपके पूरे हों। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी, और इनसे बात हुई राजनीतिक जो सफर था उसे लेकर भी, स्कूल का समय लेकर भी। और इनसे जब इनकी राय ली गई आखिरकार सारी विजन आइडियोलॉजी कहाँ से आती है, तो सीधा सा विजन क्लियर है कि पुरकाजी को सबसे अलग नगर पंचायत बनाना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में।